सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने पिछले वीडियो तक ये देखा था कि किस तरह से एक नई लड़की जुवैरिया है जिसको मोहम्मद से शादी कर लेते हैं, और अब इसमें जब मोहम्मद जुवैरिया से शादी करते हैं तो एक तो आयशा की हदीस आती है कि आयशा ने कहा है कि जैसे ही उसने देखा, उस लड़की को देखा, तो समझ गई कि इतनी सुंदर है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी इसे उसी नज़रों से देखेंगे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो तुम तो आज़ाद हो जाओगे, साथ के साथ तुम्हारे कबीले के जो लोग हैं उनको भी ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया जाएगा। इस पर फिर से आयशा की ही एक हदीस है जिसमें वो बताती है कि अपने कबीले वालों के लिए कोई लड़की कभी इतनी भाग्यशाली साबित नहीं हुई जितनी कि ये जुवैरिया अपने कबीले के लिए साबित हुई थी। तो अब ये पिछले कुछ समय में आयशा के साथ साथ अब बहुत सारी और सुंदर लड़कियां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पत्नी बन चुकी हैं। जैसे एक तो ज़ैनब थी। अब आपको ध्यान होगा कि जब ज़ैनब बिन्त जहश से शादी होती है तो उसके बाद ही ये जो हिजाब वाली आयतें थी वो नाजिल हुई थी, वो हम अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब अरेंजमेंट में चेंज किया गया कि क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पत्नियों पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, कोई देखे ना उनको, इसलिए जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला किसी भी गज़वे पे जाते थे, जब भी ये हमला करने के लिए जाते थे, जैसा कि बनु मुस्तलिक में भी हुआ, तो उसका सोल्यूशन ये निकाला गया था कि एक पालकी में ये महिलाएं आके बैठा करेंगी, पालकी चारों ओर से कवर्ड होगी, और उस पालकी को उठाकर कुछ लोग ऊँट पे बैठा देंगे और फिर सफ़र करेंगे और वापस आकर इसी प्रकार से ही कि इन लड़कियों पे, इन महिलाओं पे किसी की नज़र ना पड़े, तो पालकी में से बाहर निकलते वो अपने कमरों में चली जाया करेंगी। ये अरेंजमेंट बना हुआ था। अब बनु मुस्तलिक में जब हमला हुआ तो वहाँ पर जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेले थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई। ये हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। तो जिस लड़ाई को निपटाने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एकदम से ऑर्डर दे दिया कि अब हम यहाँ से कूच कर रहे हैं और वापस मदीना जाएंगे। यहाँ पर एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग घटना घटती है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आज भी उसके बेसिस पे जो नियम बने हैं आज भी काम करते हैं। हुआ ऐसा कि कारवां जब चला बनु मुस्तलिक से मदीना पहुँचने के लिए, तो जब सब लोग वहाँ पहुँच गए, अब ये काफ़ी लंबा सफ़र था, एक रात से तो ज़्यादा का ही था। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जिस ऊँट के ऊपर आयशा को होना चाहिए था, वो ऊँट जब आके रुकता है आयशा के कमरे के सामने, तो पालकी को उतारा जाता है, लेकिन तब पता चलता है कि बीच में आयशा तो है ही नहीं है। तो एकदम से एक स्कैंडल जैसा बन जाता है, अफवाहें उड़ने लगती हैं, लोग सोचने लगते हैं कि आयशा पता नहीं क्या हुआ, उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। लेकिन थोड़े से समय के बाद देखा जाता है कि जो आयशा है वो एक नौजवान लड़का है सफ़वान नाम का, उसके ऊँट पर बैठ के आ रही है। वो ऊँट पे बैठी है और सफ़वान पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। तो अब जो अफवाहें थी उनका जो टोन है वो चेंज हो गया। अब लोग बातें बताने लगे। अब और वैसे भी नेचुरल था उस समय के माहौल में कि अगर एक जो पति है वो बहुत बूढ़ा है, जैसे इस केस में अभी इस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आयु लगभग 57-58 वर्ष की होगी, और आयशा ये जो बच्ची थी जब 9 वर्ष की थी, जिससे शारीरिक संबंध बनाए गए थे, अब ये लगभग 13-14 वर्ष की हो चुकी है। तो और बहुत खूबसूरत है। वो अगर नौजवान के साथ आ रही है तो लोगों ने इसमें लोगों ने बातें बनानी ही थी। अब जो आयशा है वो इसके बारे में अपनी सफाई पेश करती है। हाँ, एक चीज़ और मैं पहले बता दूं कि जितने मैं रेफरेंसेस ले रहा हूँ वो एक तो है जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी की लिखी हुई किताब है द सील्ड नेक्टर में से, और दूसरी विलियम मुयर द्वारा लिखी गई द लाइफ ऑफ मोहम्मद में से। द लाइफ ऑफ मोहम्मद में जो विलियम मुयर है वो जो कहानी है 290 पेज के आसपास से चलनी शुरू होती है, और जो ये मुबारकपुरी वाली किताब है उसमें ये कहानी 209 पेज के आसपास चलनी शुरू होती है। तो ये मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोग इसके बारे में पूछते हैं।
अब दोनों किताबें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, हालांकि पिछले कई वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके लिंक पहले से दे रखे हैं। तो आयशा अपनी सफाई में क्या बताती है कि जब कारवां ने चलना था तो मुझे हो सकता है उसे मलमूत्र के लिए जाना था या किसी काम के लिए जाना होगा, तो ऊँट से दूर चली गई और वहाँ पर जब वो वापस आ रही थी तो उसको ये लगा कि जो उसने गले में एक मोतियों का हार पहना हुआ था वो गिर गया है। तो उसे उठाने के लिए वो वापस चली गई और जब तक वो वापस पहुँचती तब तक उसने देखा कि सारे का सारा कारवां उठ के जा चुका था। और तो इसलिए वो परेशान हो गई, तो उसने सोचा कि मुझे वापस लेने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, तो वहीं पर बैठ गई। और ये जो लड़का था सफ़वान, ये भी पीछे छूट गया था। तो उसने जब आयशा को देखा तो उसने आयशा को ऊँट पे बिठाया और उन्होंने बहुत कोशिश तो की, बड़ी तेज़ तेज़ चले के कारवां के साथ मिल जाए, लेकिन कारवां मदीना पहले पहुंच गया, इसलिए वो बाद में पहुंचे। ये तो है आयशा की सफाई। दूसरा जो स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जो पालकी उठाने वाले थे उनको क्यों नहीं पता चला, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो आयशा थी वो बहुत हल्की थी। सैफुर रहमान मुबारकपुरी हैं, वो अपनी किताब में स्पेशल बता रहे हैं कि क्योंकि आयशा बहुत पतली थी, बहुत हल्की थी, तो पालकी उठाने वालों को पता ही नहीं चला कि बीच में लड़की बैठी भी है या नहीं बैठी। अब यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि एक तरफ तो आप ये क्लेम करते हो कि अरेबिया का माहौल ऐसा था कि वहाँ लड़कियाँ बहुत जल्दी युवतियाँ बन जाती थी, इसलिए इस छोटी सी 6 वर्ष की बच्ची के साथ ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने निकाह कर लिया था। और दूसरी तरफ जब सुविधा होती है तो आप ये कहने लग जाते हो कि लड़की अभी बहुत ही हल्की फुल्की सी थी। तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो क्रिटिक्स का काम है, उन्हें करने देते हैं। और वैसे भी जैसे मैं काफिर हूँ तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करने वाला हूँ। अब ये आयशा ने स्पष्टीकरण दे दिया और ऐसा बताया जाता है कि शुरू में उसने ऐसा शो किया कि उसे पता ही नहीं है कि लोग उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसे लगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जो व्यवहार है उसके साथ वो बदला हुआ है। तो फिर वो अपने माँ बाप के पास यानी अबू बकर के घर में रहने आ जाती है और पूरे मदीना में ये शोर मच जाता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है और लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। कुछ सोचते हैं कि अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसे तलाक देने वाले हैं, कुछ सोचते हैं कि इसे कोई सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी तक। तो कई हफ्ते बीत जाते हैं। तो अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जब लगता है कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक दिन वो मस्जिद में मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और जितने वहाँ पर मुसलमान उपस्थित थे उस समय के, उनको डांटना शुरू करते हैं कि भाई तुम लोगों को ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मेरे परिवार है, मैं तो उनके बारे में सब अच्छा जानता हूँ, लेकिन तुम उनके बारे में बुरी बातें बोलते हो। और वैसे ही उन्होंने उस लड़के को भी डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि जो सफ़वान है मैं उसके बारे में भी अच्छा ही जानता हूँ, तो तुम उसके बारे में भला बुरा कहते हो। तो भीड़ में से एक आदमी होता है उशीद नाम का, वो उठ के खड़ा होता है और वो बोलता है कि रसूल अल्लाह, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसको सीधा करूँगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है तो बहुत सारे लोग उसके भी अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो आपस में तू मैं इनकी वहीं पर शुरू हो जाती है। तो मामला सुलझता नहीं है, वो थोड़ा और उलझ जाता है। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ से उठते हैं और वो अबू बकर के घर आ जाते हैं। इसमें जो हमें बताया जाता है वो ये है, जो विलियम मोयर हमें बता रहे हैं कि वो सीधा वहाँ से अबू बकर के घर चला गया। वहाँ पर वो बुलाते हैं उसामा को और अली को उनसे डिस्कशन करने के लिए कि अब क्या किया जाए। अब आपको ये जानना है कि दोनों लोग कौन हैं। अली मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चाचा अबू तालिब का बेटा है और इसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने गोद ले रखा था, यानी एक तरह से कज़न भी है और बेटा भी है। और क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी बेटी की शादी इससे कर रखी है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दामाद भी है। तो 3 तरह से इसका रिश्ता है। और दूसरा जो उसामा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जायद को गोद लिया था, आपको ध्यान होगा, जिसे इसने गोद लिया था तो उसका बेटा बना, फिर ज़ैनब से उसकी शादी करवाई, अब इसी बहू से फिर अपने आप शादी कर ली। तो
उस ओसामा की एक दूसरी पत्नी थी ऐमान नाम की, उससे ये बेटा था ओसामा नाम का। तो यानी एक तरह से अपना पोता हो गया। तो अपने पोते से और अपने दामाद से डिस्कशन करने बैठते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ओसामा को ज़्यादा नहीं बोलता, वो आयशा के पक्ष की बात करता है। अली जो बताता है वो मैं विलियम मुइर की किताब से कोट करके आपको बताता हूँ। वो कहता है रसूल अल्लाह कि आपके लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं है, अगर रिप्लेस करना हो आपने आयशा को तो वो तो कोई मुश्किल काम है नहीं आपके लिए। हम एक काम करते हैं, इसकी नौकरानी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, वो हमें सच शायद बता ही दे। तो आयशा की नौकरानी को बुलाया जाता है। तो जो अली है वो उठ के उसको चांटा जड़ता है और फिर उससे पूछता है कि हमें आयशा के बारे में बता। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि एक नौकरानी के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, और ये दोनों सर्वोच्च हैं, शिया और सुन्नियों के सर्वोच्च पैगंबर माने जाते हैं या इमाम माने जाते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अली बिन अबू तालिब। तो ये जो नौकरानी है वो सहमी हुई है, वो अपनी मालकिन का साथ देती है। वो बोलते हैं कि आयशा ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं उसके बारे में कोई बुराई नहीं जानती हूँ। इसके बाद जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं वो उठ के आयशा के पास जाते हैं। जो आयशा है वो चुपचाप बैठी है, उसके माँ बाप साथ में हैं। जो आयशा की माँ है वो उसे बार बार समझाया करती थी कि जब भी कोई पत्नी तेरे जैसी खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, और उसकी और भी उस व्यक्ति की और भी पत्नियां हों, तो इस तरह के स्कैंडल उठते रहते हैं, क्योंकि ये आपस में बदनाम करने की कोशिश करती रहती हैं। इसमें शायद उसका जो इशारा है वो ज़ैनब बिन्त जैश की एक बहन थी हमना नाम की, जो इन अफवाहों में एक प्रमुख भूमिका निभा रही थी। ऐसा हमें इस्लाम की किताबों में बताया जाता है कि 4 लोग थे जो आयशा की बदनामी ज़्यादा कर रहे थे। एक था अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति, एक ये हमना थी जो जैश की बहन, जो ज़ैनब बिन्त जैश की बहन है, तीसरा हसन नाम का एक कवि था, और चौथा एक और व्यक्ति था जिसका नाम मिस्ताह था। इन चारों को प्रमुखता से बताया जाता है, लेकिन वैसे ये स्कैंडल जो है, ये अफवाहें जो है पूरे मदीना में फैली हुई थी। तो अब जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसके पास पहुंचते हैं, अब आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे हफ्ते हो चुके हैं इस स्कैंडल को चलते हुए। वो आयशा से कहते हैं कि अगर तो तूने कोई गलती की है तो अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, वो तुझे माफ़ कर देंगे। और तो आयशा उसमें जवाब देती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब मैं जब ये बोलती हूँ मैंने गलती नहीं की तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता, और अल्लाह तो जानते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ, कि मैं मासूम हूँ। लेकिन अगर मैं गुनाह कबूल कर लेती हूँ तो अल्लाह के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, तो मेरा ये फ़ैसला अल्लाह करेंगे। तो इस पर अच्छा, फिर वो अपने माँ बाप की ओर भी देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन दोनों माँ बाप हैं वो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। इस सिचुएशन में जो अल्लाह मियाँ है, ये जो कुरान वाला जो गॉड है अल्लाह नाम का, वो अपनी नई आयतें भेजने वाला है, जिससे कि जो मामला है वो सुलझ जाएगा। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे पहले बहुत सारे मौके हो चुके हैं जहाँ पर जो अल्लाह मियाँ हैं और इनका जो जिब्रील नाम का फ़रिश्ता है, वो आके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कई कई बातें बता देता था कि वो बहुत दूर एक कारवां है, उसमें ऊँट किधर को जा रहे हैं, वो सीरिया तक के सीन उसे दिखाई दे जाते थे। लेकिन इस केस में अभी तक आयशा की बेगुनाही के बारे में अल्लाह या जिब्रील ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कोई मैसेज नहीं दिया था, पर अब देने वाले हैं। तो जो लोग अब जिस समय मैसेज आना होता है अल्लाह मियाँ की जो आयतें आनी है, उस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पसीना आना शुरू हो जाता है, चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो उन्होंने एक सिरहाना दिया और इनके मुंह के ऊपर एक चादर, एक कपड़ा डाल दिया। तो थोड़ी देर बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उठते हैं और वो क्या बोलते हैं वो मैं विलियम मुइर की किताब से आपको कोट करके बताता हूँ। आयशा तुम खुश हो जाओ, अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दी है। तो अब वहाँ पर आयशा के माँ बाप भी दोनों उपस्थित हैं, वो भी खुश हो जाते हैं और आयशा भी खुश हो जाती है। तो इस तरह से अल्लाह मियाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ जो आयतें आई हैं वो कुरान की आयत जो सूरा है 24वीं सूरा,
उसमें उनको दर्ज किया गया है। इस सूरा का नाम है अन नूर, कि इससे अल्लाह मियाँ का जो नूर है वो फैला है। तो अगले पार्ट पे मैं इन आयतों की चर्चा करने वाला हूँ कि जो कुरान है या जो अल्लाह है, जो ये कुरान का गॉड है, उसने जो आयतें भेजी हैं वो इसके बारे में क्या कहती हैं।